हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आलमगीर औरंगजेब के बारे में, जिसका शासन 1658 से लेके 1707 तक रहता है। और इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि इस समय जो मेरी क्लासेस हैं वो थोड़ा धीमे हैं, मतलब कि रेगुलर आपको क्लास नहीं मिल पा रही है। इसका कारण सिर्फ इतना है कि मेरा कंटेंट तैयार होने में बड़ा वक्त लग जाता है। कभी कभी तो एक एक क्लास का कंटेंट मुझे दो दो दिन में तैयार कर मिलता है। तो इसलिए क्या है, क्लास नहीं मिल पा रही है। लेकिन आप लोग चिंता ना करें, आपको क्लासें सारी मिलेंगी। जितनी भी क्लास मैंने जो भी कहा है कि मैं इतिहास पूरा पढ़ाऊँगा, तो मतलब पढ़ाऊँगा, मैंने कह दिया मतलब कह दिया, तो पूरा ही आपको मिलेगा। आप लोग इसकी बेफिक्र, मतलब इसकी जो टेंशन है वो बिल्कुल भी निकाल दें। और इसकी जो PDF है सारी की सारी आपको PDF में मिलेंगी। अब मैं ये जो मुगल वंश है, जैसे ये ख़त्म होता है, शायद अगली क्लास इसकी जो होगी उसमें ये पूरा का पूरा मुगल वंश जो है आपका लास्ट हो जाएगा, इसका एंड हो जाएगा। तब मैं पूरे मुगल वंश की, जहाँ से मैंने बाबर का मतलब इतिहास शुरू किया था, वहाँ से अब तक की आपको क्या है पूरी PDF दे दूंगा। और जैसे ही हमारा ये पूरा का पूरा मिडाइवल हिस्ट्री ख़त्म होगा, मैं इसकी आपको पूरी PDF दे दूंगा। तो PDF के लिए आप लोग चिंता ना करें कि PDF अगर नहीं मिल पा रही है, तो कोई ऐसी टेंशन नहीं लेना है कि PDF नहीं मिल पा रही है। आप तब तक क्लास को देखिए, PDF आपको इकट्ठी मिल जाएगी अगर नहीं मिल पा रही है तो आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले आप लोगों से ये गुजारिश भी है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और क्लास को दोस्तों शेयर कर दिया करें, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे, मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं क्लास को बेहतर करके लाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं इसके परिचय से। तो इसका परिचय स्टार्ट करते हैं। परिचय में वही हम पढ़ते हैं कि ये कौन था, कैसा व्यक्ति था, इसके माता पिता, ये सारी बातें पढ़ेंगे। तो क्या है, मुगल वंश का छठवां क्रूर तथा अंतिम प्रभावी शासक था। एक ऐसा शासक जो मुगल वंश में आता है, बड़ा ही क्रूर होता है और बड़ा प्रभावी भी होता है। अंतिम प्रभावी शासक होता है, इसके बाद कोई प्रभावी शासक मुगल काल का नहीं आएगा। हालांकि और शासक होंगे, लेकिन इतने प्रभावी कोई भी नहीं होगा जितना कि ये रहता है। तो छठवा और क्रूर भी बहुत होगा, बड़ा ही अत्याचारी भी होगा। तो इसका नाम क्या होता है, ये औरंगजेब होता है। अब इसका जो जन्म है वो 24 अक्टूबर 1618 को होता है। कब होता है? 24 अक्टूबर 1618 को इसका जन्म होता है। और इसके जो पिता हैं, इसके पिता वही हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। और पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, शाहजहाँ के बारे में। तो शाहजहाँ के हमने पता किया था कि 4 बेटे थे। तो 4 बेटे थे, उसमें आपका क्या था, एक ये आपका क्या था, शाहजहाँ भी था, एक तो दारा था, एक आपका मुराद था, और एक आपका क्या था, वो क्या नाम, शाह शुजा भी था, और एक आपका औरंगजेब था। तो ये 4 बेटे हमने पढ़े थे ना, किसके, शाहजहाँ के। तो उनमें एक आपका क्या था, ये औरंगजेब था। ये बड़ा ही क्रूर शासक था। और इसके जो पिता थे वो कौन थे, शाहजहाँ थे। और इसकी जो माता थी दोस्तों, वो कौन थी, इसकी माता का नाम मुमताज़ था। मुमताज़ वही जिसकी याद में ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया था। तो वही आपकी मुमताज़ इसकी माता होती हैं। क्योंकि माता का नाम इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि राजाओं की कई एक रानियां होती हैं, कई एक बीवियां होती हैं, कई एक, तो इसलिए क्या होता है, ये कंफर्म नहीं हो पाता है कौन किसका बेटा है। तो इसलिए ये बिल्कुल लिखना पड़ता है कि कौन किसका बेटा है। तो ये मुमताज़ का बेटा था। और इसकी जो उपाधि थी वो क्या थी दोस्तों, जिंदा पीर इसको बोला जाता था। क्या बोला जाता था? जिंदा पीर के नाम से ये जाना जाता था। इसको आलमगीर भी कहते थे। कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि आलमगीर किसको बोला जाता था, किस मुगल शासक को आलमगीर बोला जाता था, किस मुगल शासक को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। तो ये उपाधियाँ बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती हैं। ये मतलब एक क्लू होता है जिसको मतलब बिल्कुल भी मतलब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि आपको अगर थोड़ा सा भी उसका क्लू पता है तो आपका नंबर पक्का हो जाता है। तो अब औरंगजेब के पुत्र भी थे, जैसे कि शाहजहाँ के 4 पुत्र थे, वैसे ही आपके औरंगजेब के भी 4 पुत्र थे। अब वो 4 पुत्र आपके कौन कौन से हैं देख लीजिए। एक तो आपका आजम शाह है, दूसरा आपका कामबख्श है, तीसरा आपका अकबर है, और चौथा आपका मुअज्जम है। और इसी मुअज्जम को क्या कहते हैं, इसी मुअज्जम को बहादुर शाह प्रथम कहते हैं, इसी मुअज्जम को शाह आलम प्रथम कहते हैं, इसी मुअज्जम को शाह बेखबर कहते हैं। तो इसके कई एक उपाधियाँ हैं, कई एक नाम है इसके। इस मुअज्जम के बारे में हम जब मुअज्जम को पढ़ेंगे तब भी हम पढ़ लेंगे इस मुअज्जम को। अब इसका जो राज्याभिषेक होता है ना दोस्तों, वो इसका 2 बार होता है। क्या होता है? 2 बार होता है। एक तो आपका 31 जुलाई 1658 को आगरा में होता है। कहाँ होता है? 31 जुलाई 1658 को एक आगरा में होता है, ये पहली बार इसका। और जो सेकेंड टाइम पे होता है इसका 15 जून 1659 को होता है, और ये दिल्ली में होता है अगली साल, नेक्स्ट ईयर आपका होता है। मतलब 2 बार इसका क्या है, आपका
इसका क्या होता है, राज्याभिषेक। और मुगल वंश का ऐसा पहला शासक है जिसका 2 बार राज्याभिषेक करना पड़ रहा है। तो आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए कि कौन सा ऐसा शासक था जिसके मतलब 2 बार जिसका राज्याभिषेक कराया गया, जिसका 2 बार मतलब क्या हुआ, एक तरीके से राज तिलक हुआ, गद्दी पे आया। तो वो आपका मुगल वंश का एक ही शासक होता है, औरंगजेब, जिसका नाम आलमगीर औरंगजेब होता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं तो इसकी पत्नी के बारे में बात करते हैं। और इसकी जो पत्नी थी दोस्तों, उनका नाम राबिया बेगम था। क्या नाम था, राबिया बेगम, जिनको दिलराश बानो भी कहते थे, जिनका वास्तविक नाम दिलराश बानो ही था, लेकिन उनसे राबिया बेगम कहते थे। क्या कहते थे उनको, राबिया बेगम, जिनका वास्तविक नाम दिलराश बानो बेगम था। अब इसी राबिया जो है, इसी की याद में बीबी का मकबरा बना है। क्या, राबिया की याद में बीबी का मकबरा बना है। और ये जो बीबी का मकबरा बना है, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में ये बना है। और ये जो बीबी का मकबरा बना है, ये किसने बनवाया है, तो ये इसके ही पुत्र आजम शाह ने बनवाया है। हमने अभी बताया था 4 पुत्र थे औरंगजेब के, तो औरंगजेब का जो पुत्र था आजम शाह, उसने इसको बनवाया था बीबी के मकबरे को। और ये जो बीबी का मकबरा है ना, जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, ये आप याद रखना दक्षिण भारत में है, औरंगाबाद महाराष्ट्र, क्योंकि दक्षिण भारत में ही पड़ता है आपका महाराष्ट्र। तो आपको याद रखना है कि ये आपका बीबी का मकबरा कहाँ पे है, औरंगाबाद में है। और औरंगाबाद में ही आपका क्या है, इस औरंगजेब का भी मकबरा है। तो दोनों के दोनों मकबरे आपके कहाँ पे हैं, औरंगाबाद में। मैं लास्ट में उसको बताऊंगा कि औरंगजेब का मकबरा कहाँ पे है। तो ये आपका कहाँ पे, दक्षिण भारत में है, और बीबी का मकबरा इसको बोला जाता है। और ये जो है दक्षिण भारत का ताजमहल है। क्या है, दक्षिण का ताजमहल बोला जाता है। यहाँ पे दक्षिण भारत का भी ताजमहल बोलें तो गलत नहीं होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे दक्षिण का ताजमहल बोला है। तो ये दक्षिण का क्या है, ताजमहल। देखिए हूबहू ताजमहल आपको लग रहा होगा, आप लोग इसको देखेंगे तो ऐसा कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो ताजमहल का फोटो है, ये तो आगरा वाला ताजमहल लगता है। लेकिन ये दक्षिण का बीबी का मकबरा है, ताजमहल नहीं है, आगरा वाला नहीं है, तो मुमताज़ वाला ये ताजमहल नहीं है। जैसे कि शाहजहाँ ने अपनी बीबी की याद में ताजमहल बनवाया था, इसने अपनी बीबी की याद में बीबी का मकबरा बनवाया है, जिसको दक्षिण का ताजमहल ही कहते हैं। तो बात आपको समझ आई होगी। अब इसके शिक्षक के बारे में बात करते हैं, इसके गुरु कौन थे। तो इसके जो गुरु थे, मीर मोहम्मद हकीम उनका नाम था, इसके गुरु का क्या नाम था, मीर मोहम्मद हकीम। तो आपको इसके गुरु के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट शासक होते हैं उनसे कभी ना कभी ऐसा क्वेश्चन उठा लिया जाता है। और अब जो क्वेश्चन पूछने की जो शैली बन रही है, जो क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड चल रहा है, वो वहाँ से उठा लेते हैं जहाँ से बच्चा उम्मीद भी नहीं कर पाता है कि यहाँ से भी ऐसा हो सकता है। तो इसके शिक्षक की क्या बात है, मतलब ये मीर मोहम्मद हकीम इसके शिक्षक होते हैं। और इसका जो संप्रदाय होता है, ये किस संप्रदाय, जैसे अब ये मुगल वंश है तो इस्लाम को तो मानेगा, मुस्लिम धर्म है तो इस्लाम को तो मानना ही मानना है। लेकिन ये इस्लाम धर्म की भी 2 शाखाएँ हैं ना, सुन्नी और शिया। तो ये किसको मानता था, तो ये कट्टर सुन्नी था। ये क्या था, सुन्नी को मानता था, सुन्नी संप्रदाय को मानता था, जो इस्लाम की एक शाखा है। और इसने क्या किए थे, विभिन्न ऐसे कार्य किए थे, कार्य क्या किए थे, इसने बहुत से कार्य बंद करवा दिए थे। जैसे कि आप लोगों को मैं बताता हूँ क्या क्या इसने कार्य बंद कराए थे। तो संगीत है, नाच गाना है, मतलब संगीत बोले तो गाना बजाना, और नाच गाना, डांस, ये सारी चीज़ें इसने बंद करवा दी थी कि इसको ये चीज़ नहीं पसंद है, क्योंकि इस्लाम में सारी चीज़ें मना है। और ये कट्टर सुन्नी था तो इन चीज़ों के खिलाफ था, तो ये बिल्कुल भी बंद कराने का मतलब बिल्कुल ही बंद कराएगा। और ऐसा ही काम आपका जो हमने पढ़ा था ना, वहाँ पे कहाँ पे पढ़ा था, जब हम दिल्ली सल्तनत में पढ़ रहे थे, सिकंदर लोदी के बारे में पढ़ा था हमने। और सिकंदर लोदी से पहले हमने गयासुद्दीन तुगलक के, वो क्या नाम था उसका, फिरोज शाह तुगलक था, और उसी के बारे में हमने जब पढ़ा था तो उन लोगों ने भी ये सारी चीज़ें कराई थी। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए किसने क्या क्या चीज़ें कराई थी। उन लोगों ने भी इन चीज़ों पर रोक लगाई थी। तो विभिन्न कार्य इसने बंद कराए, संगीत, नाच गाना। सिक्कों पर कलमा लिखा करता था, सिक्कों पर कलमा जो लिखा जाता था उसको भी इसने बंद करवा दिया था कि ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे कलमे का बेअदबी होती है। क्योंकि सिक्के आदमी कहीं पे भी रख लेता है और इसकी बेअदबी होती है, सिक्कों पे कलमा नहीं लिखा जाएगा। तो ये इसने कहा था। नवरोज़ उत्सव जो चल रहा था, मतलब न्यू ईयर जो मनाते थे लोग 9 दिन तक, शायद 19 दिन तक मनाया जाता था ये नवरोज़ उत्सव, तो इसको भी इसने मना कर दिया था, बंद कर दिया था। झरोका दर्शन जो कि अकबर किया करता था, तो ये भी इसने क्या किया था, बंद कर दिया था।
और हिंदू त्यौहार, जो हिंदू लोग त्यौहार मनाते थे, उस पे भी इसने रोक लगा दी थी। तो इसलिए तो मैंने कहा ये बड़ा ही क्रूर शासक था। अरे किसी के कल्चर से आपको क्या लेना देना, किसी की संस्कृति से आपको क्या लेना देना। तो ये, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके मतलब क्या होती है, एक तरीके की खुजली होती है, और उनको मतलब वो होती है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, इसने ये चीज़ें कराई थी। अब आगे बढ़ते हैं। 1665 में इसने क्या किया था, मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। देखिए इतना क्रूर शासक है, इसने बहुत से मंदिर तोड़वाए थे। अब यहाँ पे मैं सारी लिस्ट तो लेके नहीं आया हूँ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट मंदिर हैं उन्हीं को मैं बताता हूँ क्या क्या इसने मंदिर तोड़वाए थे। एक तो आपका क्या था, काशी विश्वनाथ मंदिर था, जो कि वाराणसी में। सोमनाथ मंदिर है, तो सोमनाथ मंदिर को भी इसने क्या कर दिया था, तोड़वा दिया था। क्या कर दिया था, तोड़वा दिया था इसने सोमनाथ मंदिर को भी। तो ये आप याद रखना, इसने क्या क्या चीज़ें तोड़वाई थी। और इसने क्या किया था, 1669 में जजिया कर को लगाया था। जजिया कर जानते हैं आप? जजिया कर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया होगा। जजिया कर के बारे में मैंने बताया था, जब मोहम्मद बिन कासिम आया था भारत में अरब आक्रमण करके। अरब आक्रमण मतलब अरब आक्रमणकारी था, तो उसने पहली बार जजिया कर लगाया था। और मैंने जजिया कर के बारे में आपको बताया भी था कि जजिया कर कैसे कैसे लगेगा। मैंने आप लोगों को बताई थी कि सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, और उसके बाद जो आपका जजिया कर लगाया जाता है, उसके बाद आपका जजिया कर जो लगाता है वो एक और शासक, उसका मुझे थोड़ा सा नाम याद नहीं आ रहा है, जिसने क्या किया था, मतलब एक तरीके से जो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था ना, वो आपका क्या है, मोहम्मद बिन कासिम ने जो लगाया था वो ब्राह्मणों और जो आपके क्या होते हैं विकलांग हैं और औरतों हैं, उन पे छोड़ के लगाया था। और बाद में जो एक और शासक आते हैं, मुझे उनका नाम मतलब दिमाग में नहीं आ रहा है, क्या नाम है उनका, मतलब मुझे पता है लेकिन वो दिमाग में होता है, कभी कभी नहीं आता है। तो उन्होंने क्या किया था कि जो जजिया कर था वो ब्राह्मणों पर भी लगाना शुरू कर दिया था, और जो विकलांग और महिलाएं थी उनको छोड़ दिया था। तो ये मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बताई थी। और औरंगजेब जो है ये क्या करता है, ये सभी पर लगा देता है, क्या, सब पर जजिया कर लगा देता है। और ये जजिया कर जो अभी मुग़ल वंश में ही ख़त्म होगा, तो मैं आगे बताऊंगा इसको कौन सा ऐसा शासक आएगा जो जजिया कर को भी ख़त्म कर देगा और हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। तो इसने क्या किया था, जजिया कर को क्या है पुनः लगाया था। और जजिया कर क्या किया था, इसने सभी गैर मुस्लिमों पर लगाया था, जो भी हिंदू होते थे सब पे लगा दिया। अब उसमें कोई ऐसी कैटेगरी नहीं रखी थी कि ये अगर ब्राह्मण हैं, ये मुस्लिम, ये मतलब वो हैं, तो इन पे नहीं लगा, सब पे लगा दिए। 1686 में इसने क्या किया, आदिल शाह से बीजापुर को जीता था। क्या किया था, एक शासक थे बीजापुर के शासक आदिल शाह, उससे इनने क्या किया, उस बीजापुर को क्या किया, जीत लिया था। तो ये बात आपको याद रखनी है। और 1687 में इसने क्या किया, 1687 में इसने क्या किया, 1687 में गोलकुंडा को जीता। देखिए इन्होंने क्या किया, देखो 1687 में आदिल शाह को जीत लिया, आदिल शाह है उनसे बीजापुर को जीता, और जो 1687 है उसमें क्या किया, गोलकुंडा को इसने जीत लिया था। तो ये सारे इसके क्या हैं, युद्ध हैं जिसमें आपको पता होना चाहिए इसने क्या क्या जीता। अब इसके जो उत्तराधिकारी आते हैं उनके बारे में हमको पढ़ना है, और उन्होंने भी काफ़ी युद्ध किए थे। तो उनके बीच में क्या क्या युद्ध हुए हैं, मैंने शायद पिछली क्लास में भी ये सारे युद्ध आपको बताए हैं कि जो उनके गृह युद्ध चले थे, उनके उत्तराधिकार के युद्ध चले थे। जैसे कि बहादुरगढ़ की लड़ाई चली थी, ये फरवरी 1658 में शाह शुजा को पराजित कर दिया था, और शाह शुजा यहाँ से बंगाल भाग गया था। और धर्मट की लड़ाई हुई थी अप्रैल 1658 में। इसमें औरंगजेब ने क्या किया था, जसवंत सिंह को हराया था। और ये जो जसवंत सिंह थे, जसवंत सिंह को हरा दिया था किसने, औरंगजेब को। और शामूगढ़ की लड़ाई में क्या हुआ था, दारा सिंह को इसने हरा दिया था। और खजवा की लड़ाई जो कि जनवरी 1659 में होती है, शाह शुजा जो था इसको हारना पड़ा था, और ये शाह शुजा हार कर अराकान पहाड़ी की ओर चला गया था। बाद में वहीं पे जो अराकान लोग होते हैं उसने उसकी डेथ कर दी थी, यानी हत्या कर दी थी। देवराई का जो युद्ध हुआ था, दारा की इसमें क्या है, पराजय हो गई थी। दारा कौन, दारा शिकोह, जो कि औरंगजेब का भाई था। इसने सारे के सारे अपने भाइयों के साथ युद्ध किए हैं, बड़े युद्ध किए हैं, किसी की गर्दन काट के अपने पिता को दे दी, मतलब बहुत भयानक इसने काम किए हैं। अपने सभी भाइयों की इसने गर्दनें काट ली थी औरंगजेब ने। तो इसने दारा को पराजित कर दिया था। औरंगजेब क्या हुआ था, विजयी हुआ था। यहाँ पे तिजई लिखा है तो ये थोड़ा मिस्टेक है, तिजई लिख गया है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, विजयी होना चाहिए। ये पता नहीं मुझे कैसे, मतलब तिजई कैसे हो सकता है, तिजई होना कैसे, मतलब ये तो संभव ही नहीं है, लेकिन फिर भी हो गया कुछ भी, तो ये विजयी होना था। आगे देखते हैं
औरंगजेब के समय एक जाट विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? जाट विद्रोह। जाट विद्रोह एक नहीं हुआ था, कई हुए थे। एक तो आपका 1669 में होता है गोकुल में, ठीक है, और एक आपका कहाँ पे होता है? 1685 में राजा राम करते हैं। कौन करते हैं? राजा राम एक मतलब कर देते हैं 1685 में। और एक आपका क्या होता है? चूड़ामन का विद्रोह होता है। ये सारे के सारे क्या हैं? जाट लोग हैं। इन जाटों ने क्या है, इसके विरुद्ध क्या किया था? इसके विरुद्ध क्या किया था? एक तरीके से विद्रोह कर दिया था औरंगजेब के खिलाफ, क्योंकि ये बड़ा ही क्रूर शासक था। तो इसके विरुद्ध आपके क्या होने थे? विद्रोह तो होने ही थे, क्योंकि लोग परेशान हो रहे थे। तो कोई कोई राजा ऐसा भी होता था जो इसकी सारी बातें मतलब हदें इसकी जो है पार नहीं होने देता था और उन पे क्या कर देता था? अटैक कर देता था या उनका विद्रोह कर देता था उन पे। तो विद्रोह तो होना था, तो आपको पता होना चाहिए 1669 में गोकुल में विद्रोह हुआ और 1685 में एक शासक हुए हैं राजा राम। और ये सारे के सारे आपके कहाँ के हैं? ये आगरा में हैं। सारे के सारे आपके कहाँ के हैं? आगरा के आपके क्या हैं? ये शासक हैं। तो आपको पता होना चाहिए। अब इसका धार्मिक जीवन के बारे में देखिए। इसके धार्मिक जीवन के बारे में मैं क्या क्या चीज़ें लिख के लाया हूँ। जैसे कि ये सुन्नी मुस्लिम था और शरीयत में आस्था रखता था। क्या यहाँ पे क्या है? शरीयत में क्या ये आस्था रखता था और रूढ़िवादी विचारधारा का था। इसको जिंदा पीर तो कहते ही थे, पहले ही बता दिया। ये रूढ़िवादी विचारधारा का था। रूढ़िवादी विचारधारा का था। इसने क्या है? अकबर की जो धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी उसको त्याग दिया था। मतलब उसके ये विपरीत चलता था। अकबर की सहिष्णुता की नीति के ये विपरीत था। औरंगजेब ने बहुत से फरमान जारी किए। क्या है? बहुत से फरमान जारी किए जिन्हें जवाबीत ने संकलित किया था। मतलब एक व्यक्ति था जवाबीत नाम का, जिसने उन सारे फरमानों को इसके एक रिटन फॉर्म में लिख लिया था। इसने नवरोज़, मैंने पहले ही बताया, नवरोज़, गायन, झरोका दर्शन, जन्मदिन पर तोलने की प्रथा। ये क्या प्रथा थी? जन्मदिन पर तोलने की। जन्मदिन जब भी होता था राजा का, तो उस दिन राजा को सोने से तौल दिया जाता था। किससे? सोने से। गोल्ड से उसका क्या है? एक तरीके से मापन किया जाता था, एक तरीके से उसको तोला जाता था। तो ये इसने प्रथा बंद कराई थी। औरंगजेब खुद क्या करता था? ये बीड़ा बजाया करता था। देखिए, इसने नाच गाना को बंद कराया, गायन, झरोका दर्शन सारी चीज़ें बंद कराई, लेकिन इसने क्या है? खुद क्या करता था? ये बीड़ा बजाया करता था। तो ये सारी बातें आप याद रखना। और इसके काल में भारतीय शास्त्रीय संगीत की सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई। देखिए, ये संगीत के खिलाफ भी था, नाच गाने के खिलाफ भी था, खुद बीड़ा बजाया भी करता था, लेकिन इसी के काल में सबसे ज़्यादा संगीत की पुस्तकें लिखी गई हैं। और वो कौन सा संगीत? भारतीय शास्त्रीय संगीत की पुस्तकें लिखी गई हैं। औरंगजेब के समय सर्वाधिक हिंदू सेना में नियुक्त थे। जो सेना होती थी, जो अधिकारी होते थे, मनसब हुआ करते थे, तो सबसे ज़्यादा इसी के काल में आपके क्या हैं? ये हुआ करते थे। और औरंगजेब ने भारत को दारुल हर्ब कहा है। क्या कहा है? दारुल हर्ब नाम से इसको पुकारा है औरंगजेब ने। और ये दारुल हर्ब क्या होता है? काफिरों का देश इसको बोला जाता है। दारुल हर्ब को क्या बोला जाता है? काफिरों का देश बोला जाता है, दारुल हर्ब। और एक इसी से रिलेटेड एक और आपका वर्ड है। वो क्या वर्ड है आपका? वो जो आपका वर्ड, जैसे कि आपका क्या है? दारुल हर्ब है, वैसे ही आपका एक वर्ड है आपका क्या है? दारुल इस्लाम। इसे इस्लाम का देश बोला जाता है। तो ये दोनों वर्ड आपको पता होना चाहिए। दारुल हर्ब क्या होता है और दारुल इस्लाम क्या होता है। तो दारुल इस्लाम तो सीधी सी बात है, इस्लामिक देश। दारुल हर्ब आपका क्या है? काफिरों का देश। ये भारत को इसने काफिरों का देश बोला है। आगे देखिए दोस्तों, कुछ अन्य महत्वपूर्ण इसके तथ्य हैं, उनको भी देख लीजिए। क्या है? जैसे कि औरंगजेब की जो मृत्यु होती है वो 20 फरवरी 1717 को होती है। और इसका जो मकबरा बनता है वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनता है। और इसकी जो बीवी थी राबिया बेगम, उनका भी मकबरा आपका कहाँ पे बनता है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में ही बनता है, जो पुत्र आजम शाह के द्वारा बनाया जाता है। और ये इसका जो मकबरा है कहाँ पे? महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या आपकी क्या थी? सूबों की जो संख्या थी वो आपकी क्या थी? 20 थी। क्या थी? 20 इसके टाइम पे क्या होते थे? सूबा बोले तो एक तरीके से प्रांत हुआ करते थे। स्टेट क्या होते थे? स्टेट। औरंगजेब का चिकित्सक फ्रांसीसी यात्री था। एक फ्रांसीसी यात्री आपका कौन था? औरंगजेब का चिकित्सक फ्रैंकोइस बर्नियर। ये औरंगजेब का क्या था? एक तरीके से चिकित्सक था। कभी भी कोई बीमारी होती थी तो ये फ्रांसीसी जो यात्री था फ्रैंकोइस बर्नियर, यही इसका इलाज किया करता था। औरंगजेब के खिलाफ पुत्र कौन था? अकबर का विद्रोह। औरंगजेब के खिलाफ अकबर का विद्रोह होता है और इसमें जो है ये दुर्गादास के बहकावे में आके कर देता है। दुर्गादास के बहकावे में आकर ये विद्रोह करता है इसका पुत्र अकबर। तो ये बात याद रखना, दुर्गादास ने इसकी मदद की थी अकबर की। औरंगजेब ने 1675 में सिक्कों के
9वें गुरु तेग बहादुर की दिल्ली में हत्या करवा दी थी। जो सिख धर्म है ना, उसके एक 9वें गुरु हैं आपके अर्जुन देव। कौन है? अर्जुन देव नहीं, तेग बहादुर। अर्जुन देव तो 5वें गुरु हैं, जिसकी हत्या जहांगीर ने करवा दी थी। और इसके जो 9वें गुरु हैं वो आपके तेग बहादुर जी हैं, जिसकी हत्या दिल्ली में औरंगजेब ने करवा दी थी। बीच सड़क पे रख के आरा से कटवा दिया था इनको। तो बहुत बुरी तरह से इसको मारा था, इसने बहुत बुरी तरह से इनको मारा था। और ये जो तेग बहादुर हैं, ये इस्लाम इन्होंने स्वीकार नहीं किया था। क्यों नहीं? क्यों इनकी हत्या हुई थी? क्योंकि इन्होंने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया था। इन्होंने कहा था कि मैं अपने धर्म में खुश हूँ, मैं अपना ही धर्म मानूंगा, आपका धर्म नहीं मानूंगा। और इस्लाम कोई ज़बरदस्ती वाला धर्म तो था ही नहीं। इस्लाम भी एक शांति का धर्म था, लेकिन ये तलवार के दम पे मानने को तैयार, मतलब मनवाने को था। तो तलवार के दम पे तो इस्लाम नहीं फैलने वाला था। तो इसने क्या किया था, इसीलिए तेग बहादुर ने इस्लाम को नहीं स्वीकार किया। वो शायद कर भी लेते अगर उन्हें इसकी खूबियाँ बताई जाती, लेकिन आप तो तलवार के दम पे बता रहे हो। आप तो तलवार लेके कह रहे हो कि कर लो, नहीं तो फाड़ दूंगा आपको, नहीं तो काट दूंगा। तो ऐसे कौन कर लेगा? कुछ लोग स्वाभिमानी होते हैं, वो मौत से भी लड़ जाते हैं, लेकिन अपनी वचन को नहीं बदलते हैं, अपने नकाब को नहीं बदलते हैं। तो ऐसा होता है, अपने वजूद को नहीं बदलते हैं। तो तेग बहादुर भी ऐसे ही व्यक्ति थे। इन्होंने कटना पसंद किया, लेकिन क्या है, इस्लाम को स्वीकार नहीं किया। पुरंदर की संधि होती है 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि होती है। और इस पुरंदर की संधि में जयसिंह और शिवाजी के बीच होती है। जब हम शिवाजी को पढ़ेंगे तो उसमें शायद हम ये संधि पढ़ेंगे कि पुरंदर की संधि क्या हुई थी। क्योंकि जयसिंह मतलब बोले तो ये औरंगजेब की तरफ से लड़े होंगे, और शिवाजी अपनी तरफ से लड़े थे। तो इसमें शिवाजी की हार होती है और इनके बीच क्या होती है, संधि होती है। कौन से? पुरंदर की संधि। तो ये हम पढ़ेंगे औरंगजेब का, मतलब शिवाजी का। नेक्स्ट आपको जो क्लास है वो शिवाजी की आएगी। शिवाजी की मतलब नेक्स्ट क्लास का मतलब ये है कि इसका एक और वीडियो आएगा आपका मुग़ल शासक का, जिसमें कम्प्लीटली मुग़ल शासक आपके फिनिश हो जाएंगे। क्योंकि मैं छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ, लंबी तो बनाता नहीं हूँ ना, तो इसलिए छोटी छोटी वीडियो इसलिए ज़्यादा बन जाती हैं। उसके बाद आपका शिवाजी के बाद आपका मिडाइवल हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने आधुनिक भारत की तरफ, जहाँ से हम शुरू करेंगे। कहाँ से? कैसे कैसे पुर्तगाली कंपनी आए, डच आए, मतलब डेनिश आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए, इनकी बात करेंगे। तो पुरंदर की संधि होती है। औरंगजेब के सामने शिवाजी की उपस्थिति होती है, मतलब ये संधि होती है और फिर औरंगजेब को उपस्थित भी किया जाता है। शिवाजी को औरंगजेब के सामने उपस्थित किया जाता है। कब? 16 मई। कब किया जाता है ये? 16 मई नहीं है, मई 1666 में आगरा के दीवाने आम में इनकी मुलाकात होती है। शिवाजी को सामने लाया जाता है। शिवाजी सामने खड़े होते हैं औरंगजेब के सामने। और औरंगजेब क्या करता है, यहीं शिवाजी को क्या कर देता है, कैद करके जयपुर भवन में रख लेता है। कहाँ पे रख लेता है? जयपुर भवन में शिवाजी को कैद करके रख देता है। तो वहीं से आपका कैद भी हो जाते हैं आपके शिवाजी। और औरंगजेब के बाद मुग़ल साम्राज्य का पतन होना स्टार्ट हो जाता है। ये क्या है, महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसके औरंगजेब के। तो आज की जो क्लास है दोस्तों वो यहीं तक रहने वाली थी। आज की क्लास में हमने औरंगजेब को कम्प्लीटली पढ़ लिया है कि औरंगजेब ने क्या क्या किया। औरंगजेब के मतलब एक तरीके से मैं बोलूँ तो औरंगजेब कितना मतलब क्रूर शासक था। उनको मतलब बीच से कटवा देता है तेग बहादुर को। आगे की जो क्लास आएगी दोस्तों, उसमें हम जो इससे रिलेटेड और बचे हुए शासक हैं, जैसे कि आप लोगों को दिखाई देता हूँ, उत्तरवर्ती मुग़ल शासक जैसे कि बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, मतलब आलमगीर द्वितीय और शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर, इन सारे लोगों को हम पढ़ेंगे। तो इंतज़ार कीजिए हमारी नेक्स्ट क्लास का। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को क्या कीजिए, हमारे चैनल महान सर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यानी कि ज्वाइन नहीं किया, तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे इसकी PDF मैं डालता रहता हूँ। हालांकि कभी कभी अभी नहीं डाली हैं, लेकिन सारी की सारी PDF आपको वहीं पे मिलेंगी, ये मेरा वादा है। हर एक चीज़ की PDF मिलेगी आपको। जो मैं पढ़ाता हूँ उसकी PDF मिलेगी। जो मैं पढ़ाता हूँ मतलब जो टॉपिक वाइज मैं पढ़ाता हूँ उसकी PDF आपको मिलेगी। रैंडमली कुछ भी अगर डाल दिया मैंने तो उसकी PDF शायद ना भी मिले और नहीं मिलेगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।